अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद ज़वानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि एग्री इकनॉमिक्स या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कितनी अहम है इस ज़राअत के हवाले से अहम तरीन इलाके जनूबी पंजाब में, और हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़राअत में कैसे आगे आ सकते हैं और वो इसको कितनी तरक्की दे सकते हैं जो नहीं दे पा रहे अगर। तो यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में शहजाद साबिर साहब हैं जो डायरेक्टर ज़राअत तोसी हैं और एग्रीकल्चर इशूज़ पर तोसी के अलावा भी गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब जो नवाज शरीफ ज़ई यूनिवर्सिटी के एग्री बिज़नेस एंड अप्लाइड इकनॉमिक्स में पढ़ाते हैं और लोगों को गाइड करते हैं। तो सबसे पहले शहजाद साबिर साहब, मैं आपसे ही बात कर लूँगा कि आप क्या समझते हैं, जब आप प्रैक्टिसिंग जो फार्मर है, जब आप उनके साथ जा रहे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनमें से यंग लोग जो हैं उनका जो जनरेशन है वो कितनी इन्वॉल्व है, और फिर ख़ास तौर पे मार्केटिंग के हवाले से उनका इंटरेस्ट आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवानी साहब शुक्रिया। जो यंग जनरेशन है सर, जितनी वैल्यू एडिशन आ रही है या जितनी जिद्दत आ रही है एग्रीकल्चर में, वो जितनी फार्मर कम्युनिटी की आगे पढ़ी लिखी नस्ल है उसकी वजह से हमें नज़र आ रही है। अगर हम ट्रेंड चेंज होते देखें तो इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मसाली तौर पे नज़र आएंगी, जिसमें मार्केटिंग के हवाले से अगर हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, अगर हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें अपनी ट्रेडिशनल क्रॉप्स की, तो इसमें नौजवान नस्ल जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया है। ख़ास तौर पे जब मार्केट में जाते हैं पैकेजेस के हवाले से, पैकेजिंग के ट्रेंड को चेंज किया, जिसमें हमारी ट्रेडिशनली जब हम लकड़ी की पेटियां बनाते थे और लकड़ी के पुराने जो थैले हमारे होते थे उनकी पन्नियों में। आपने अभी सिर्फ आम की बात शुरू की है। नहीं, मैं पेटी की बात कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। वेजिटेबल्स में भी आप देखें आप, पुराना एक दौर था जब थैले होते थे, प्लास्टिक के थैले, उनमें चीज़ें आती थी, आते आते आधी ख़राब हो जाती थी, आधी फिर ये मार्केटिंग के हवाले से उसकी ग्रेडिंग का ख्याल नहीं रखा जाता था, उसको बाकायदा एक मार्केट कमोडिटी के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता था। तो ये एक ट्रेंड नया जो नई नस्ल आ रही है वो उसमें चीज़ें डिफ्रेंशिएट कर रही है, अच्छे रेट्स के लिए, अच्छी मार्केटिंग के लिए, अच्छे वैल्यू एडिशन के लिए। ये सारी जो चीज़ें नई आ रही हैं, ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ न्यू जनरेशन जो नई चीज़ें देख के और उनको अडॉप्ट करके और प्रैक्टिसिंग फार्मर के तौर के ऊपर मार्केट में आ रहे हैं, जिससे हमारी एक मार्केट नए ट्रेंड की तरफ जा रही है। आप कह नया ट्रेंड है। अगर मैं ये बात करूँ कि ये कंज्यूमर का प्रेशर भी तो है कि जिसकी वजह से आपको इस तरफ आना पड़ा हो और आप इस तरफ आ रहे हैं इसके बगैर। अब लोग कहते हैं कि पेटी नहीं चाहिए भाई, लकड़ी वाली आपको आपकी ग्रेडिंग के हिसाब से, जो आम, जैसे आम की मैं मिसाल दे रहा था अभी कि जो उसकी जो पैकिंग है बड़ी खूबसूरत उन्होंने कर दी है, और असल तो है जो प्रोडक्शन का लॉस होता था उसको बचाने के लिए भी है उनकी, वो बढ़ गई है। तो इसी वजह से कंज्यूमर प्रेशर भी है कुछ। जी, कंज्यूमर वो भी कॉन्शियस हो गया थोड़ा सा। कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट जाता है ना, तो पैक्ड फॉर्म में नहीं जाता, वो तो लूज फॉर्म में होता है। उसने किलो लेना है, 2 किलो लेना है, 3 किलो लेना है, ज़्यादा 5 किलो लेना है। पैकिंग में जब आते हैं हम, पैकिंग जो होती है वो 5, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो की। और जब रिटेलर के पास चीज़ आती है, रिटेलर वो पेटी में सेल नहीं कर रहा होता या पैकिंग में सेल नहीं कर रहा होता, ठीक है ना, वो सेल कर रहा होता है, उसको ओपन करता है, ओपन करके फिर वो अपनी शॉप के ऊपर रखता है, शॉप के ऊपर से फिर वो कंज्यूमर लेके जाता है। तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जो है वो किलो 2 किलो की है, लेकिन जो मार्केट हो रही है चीज़ वो एक कंटेनर में हो रही है, किसी एक 10 किलो की पैकिंग में, 15 किलो की पैकिंग में, 20 किलो की पैकिंग में। सो इसी तरह आपने ये सिर्फ ये ट्रेंड आपको पंजाब में नहीं नज़र आएगा, ये ट्रेंड बाकी सूबों में, KPK से जो फ्रूट आता है, ठीक है ना जी, वो भी गत्ते की पैकिंग में आ रहा है। सो इट मीन्स कि ओवरऑल जब चेंज नज़र आ रही है, जैसे जैसे नौजवान लोग इस बिज़नेस में आ रहे हैं और नौजवान ने नौजवान ने इसको एज ए बिज़नेस ले लिया है। पहले होता था कि खेती बाड़ी हो रही है, घर का गुजारा चल रहा है, तो नौजवान ने इसको बिज़नेस के तौर पे डील करना शुरू कर दिया। और बिज़नेस में डेफिनेटली जब फार्मिंग को बिज़नेस के तौर पे लेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन आपने बार बार बात किया नौजवानों की, तो नौजवानों से बराह रास्त ताल्लुक़ जितना डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब का है और इनके इदारे का है, तो ज़ाहिर है उस वक्त हम पूछते ये हैं उनसे, डॉक्टर साहब वाकई नौजवान चेंज लेके आ रहा है, नौजवान इन्वॉल्व है,
एग्रीकल्चर जो अपने प्रोड्यूस हैं उसकी बेहतर मार्केटिंग के हवाले से वो परसेंटेज आप समझते हैं कि रीज़नेबल है, एक्सेप्टेबल है या नहीं? अभी तो बहुत पीछे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रज़वानी साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल मैं सेकंड करूँगा साबर साहब की बात को कि नौजवान में मोटिवेशन है, वो आ रहे हैं, एग्रीकल्चर को आप एज ए बिज़नेस ले रहे हैं। लेकिन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये अभी बहुत नॉमिनल है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर 60% पॉपुलेशन विलेजेस में रह रही है और उसका लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है तो 60% ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड्स है, ग्रेजुअल चेंज है और ये पॉजिटिव चेंज है। तो इसमें हमने जैसा देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं एग्री बिज़नेस में। तो उसमें हमने असेसमेंट की कि जब ये पास आउट हो जाते हैं तो करते क्या हैं जाकर। तो हमारे 80% स्टूडेंट्स बिज़नेस में जा रहे हैं, वो जॉब नहीं तलाश कर रहे, वो बिज़नेस की तरफ माइल हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड साइन कि आज का जो नौजवान है वो अपनी तालीम को, अपने स्किल को बिज़नेस की तरफ लेके जा रहा है। और ये बेसिकली कल्चर हमने यूनिवर्सिटी में डेवलप किया, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डेवलप किया हमने, बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया और वहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि बच्चे अब अगर कोई कंपनी अपना स्टार्टअप, कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपना बिज़नेस आइडिया लेकर आएँ और वो हमसे डिस्कस करें, हम उनको कमर्शियल लेवल पर उनकी डिस्कशन करेंगे और फिर उसको अगर वो वायबल हुआ तो हम उसको इनक्यूबेट करेंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो ये एक मोटिवेशन तो है कि जो आज का ग्रेजुएट है वो रूरल एरिया से जो बिलोंग करता है उसके अंदर एक बिज़नेस जो सेंस है वो डेवलप हो रही है। अच्छा, लेकिन वो अपने आप को कैसे जाकर एक्सेल कर रहा होगा अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, छोटा काश्तकार का वो बच्चा है और चीज़ें हैं और उसका इतना मतलब फिजिबल नहीं है इतना कि वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सके। चीज़ें जितनी हैं उसको तो मार्केट कर लेगा, लेकिन स्टार्टअप के तौर पे आप समझते हैं कि हमारा यूथ इतना फैसिलिटेटेड हो सकता है या है कि वो अपना काम खुद कर सके, अपना खुद का कोई बिज़नेस करना चाहता है? बड़ी अच्छी बात आपने की और मैं समझता हूँ, देखें यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, हम उसे 2-3 साल के लिए इनक्यूबेट करते हैं बच्चे को और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। रिसोर्सेज लाइक सीड मनी हम प्रोवाइड करते हैं और अब तो गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटीज़ दी हैं कि वो स्मॉल लोन्स गवर्नमेंट से भी ले सकता है, 1 मिलियन से लेकर 2-3 मिलियंस तक वो बड़े माइनर इंटरेस्ट रेट पर गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड कर रही है लोन। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। अब हमारा काम है कि उसको इनक्यूबेट करना, एक सीड मनी प्रोवाइड करके, एक टेक्निकल एडवाइस देकर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जब वो 2-3 साल में ट्रेंड हो जाएगा तो डेफिनेटली उसको जब अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो वो इस बिज़नेस को स्केल अप करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो इनिशियली ज़ाहिर है बिज़नेस बहुत कम लोग होते हैं कि जो पहले दिन से ही बड़ी एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ज़ाहिर है एग्रीकल्चर एक बड़ा सेंसिटिव बिज़नेस है, एक पेरिशेबल कमोडिटी को आपने डील करना है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए उसमें टेक्निकल एडवाइस बड़ी ज़रूरी है। तो हम टेक्निकल एडवाइस भी दे रहे हैं, बिज़नेस जो डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए जो नॉलेज है वो भी दे रहे हैं और उसको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, उसको एक्सपोजर भी दे रहे हैं मार्केट्स का ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अच्छा, ये जो एक्सपोजर मिल रहा है शहजाद साबिर साहब, आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, पिछले 3 सालों में फील्ड में उसका इम्प्रेशन आपको मिला हो, उसके कोई रिज़ल्ट नज़र आया जी हो? बिल्कुल। और अगर रिज़ल्ट है तो किस शेप में? जी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करता हूँ कि मैं फील्ड में चूँकि अक्सर जाता रहता हूँ, तो एक शुजाबाद एक फील्ड में मैं गया तो एक मुझे नौजवान लड़का फार्मिंग करता हुआ मिला। तो जब मैंने उससे पूछा तो वो कह रहा था जी कि मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और जब मैं घर आता हूँ तो मैं अपनी फार्मिंग खुद करता हूँ। अब वो उसने कोई 12 एकड़ के करीब कपास लगाई हुई थी और डिफरेंट वैरायटीज़ उसने वहाँ सोई की हुई थी। वो कह रहा उसके मुताबिक वो डिफरेंट वैरायटीज़ उसने एक तो परफॉर्मेंस के लिए लगाई, एक उसका जो स्टडी चल रही थी उसके हवाले से उसने उनको वैराइटल ट्रायल लगाए हुए थे। दूसरा वो ये उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो मैं नई वैरायटीज़ हैं जो जिनकी मार्केट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, तो अगर मैं किसी सीड कंपनी को सेल करूँगा तो मेरी कॉटन अच्छे रेट पे बिक जाएगी। सो ये वो बिज़नेस का एक माइंडसेट है कि एक पढ़ा लिखा पीएचडी नौजवान जो एक बिज़नेस की बात करता है। इसी तरह से जहानिया में एक पीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट था, उसके पास जस्ट 3 एकड़ थी
3 और उसके पास कोई उसने 60-70 बकरियां रखी हुई थी। उसी 3 एकड़ से उसने कुछ एरिया पे जंगल लगाया हुआ था और उसी से वो अपना बिजनेस जनरेट कर रहा था। बात ये है कि माइंड सेट की बात है, जब वो बच्चा अपने आप को उसने इस लेवल पे ढाल लिया है कि मैंने अपना जो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसी से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये एक तब्दीली की लहर है जो बाकी लोगों को भी उनको माइल करेगी। तो इसी तरह से जो नए लोग हैं वो जब जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं, मतलब मैं जब बात कर रहा था कि जी पुराने सब्जी थैलों में आती थी, अब आप मंडी में जाके देखें तो वो प्लास्टिक के क्रेट्स में आ रही है, ताकि वो पेरिशेबल कमोडिटी है, उसको रास्ते में कोई नुकसान ना हो, ट्रांसपोर्टेशन के लॉसेस कम हो जाए। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नौजवानों को एक ट्रेंड दे रही हैं कि वो दूसरे लोग भी उसको देख के अडॉप्ट करें। अच्छा, अडॉप्टेबिलिटी के वजह से अब पहले जो एजुकेशन है, आप जो बात कर रहे थे डॉक्टर, मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले ये था कि डिग्री मिल जाए और जॉब मिल जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब हमारी जो एजुकेशन है वो है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो जाकर ख़ुद अपना कोई काम करे। 80% स्टूडेंट आपने कहा अपने काम कर रहे हैं, आपकी जो अपनी स्टडी है, ये एक आप समझते हैं कि एक अच्छा पोटेंशियल है चेंज का के हवाले से कि ये बच्चे हैं ये अब अपना काम, अपने वालिद के काम को ख़ुद मार्केट कर रहे हैं, तो कितने एक परसेंट, अगर आपकी जो एक्सपीरियंस ये स्टडी भी होगी, उन्होंने अपने पेरेंट्स को कितना एक फ़ायदा दिया है अपने इस एक्सपीरियंस का जो उन्होंने यहाँ लिया है आपकी यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल, इसमें असल में एडवांस साहब देखें, स्टूडेंट्स को हमने एक कल्चर प्रोवाइड किया, मतलब हमारी लीडरशिप ने, हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर दिया उनको कि आप ग्रूम करें उसके अंदर, अपनी विजन डेवलप करें कि आपने कैसे आगे मूव करना है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे अपने एवेन्यूज़ खुद ही तलाश कर रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अटैच हैं, वो नई चीज़ें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है आजकल, तो लोग डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, नया सोल्यूशन दे रहे हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इस हवाले से भी अपनी यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी इनक्यूबेट की है, जिसे हम बाइट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के नाम से हमने इनक्यूबेट की है। वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मॉडर्न इनोवेशंस लेकर आना चाहते हैं और उसके ज़रिए मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो वो जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपसे दोबारा बात करते हैं कि बिज़नेस इंक्यूबेशन जो सेंटर है उससे रिलेटेड आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपकी जो इस इलाके में जो नई एग्रीकल्चर के हवाले से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, ये इम्कानात क्या हैं, इस पर बात जारी रखेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम एग्री बिज़नेस में बात कर रहे हैं कि एग्री बिज़नेस के हवाले से जो मार्केटिंग में और नए जो तकाज़े हैं उसको किस हद तक नौजवान नस्ल अडॉप्ट कर रही है। और ज़रूरी यूनिवर्सिटी में अभी बात हुई ब्रेक पे जाने से पहले कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है और फिर आप नताइज क्या लेना चाहते हैं उससे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, हमारा एक्चुअली एक एग्रीकल्चर वॉलंटियर फोरम है, उसमें स्टूडेंट्स भी और एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी लोग हैं अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आते हैं, हम उनकी वायबिलिटी देखते हैं और फिर उनको बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट करते हैं एज ए स्टार्टअप कंपनी। तो इसमें इस वक्त हमारे पास तकरीबन 11 स्टार्टअप कंपनीज़ हैं जो कि वायबल बिजनेस सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। ये स्टूडेंट नहीं दिए हैं? जी, ये स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव नहीं का? हाँ जी, उन्हीं का इनिशिएटिव है। हमने उनको सीड मनी दी, उनको ऑफिस दिया और उनको टेक्निकल एडवाइस दी और फर्दर भी मार्केट एक्सेस तक उनकी हम रहनुमाई कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि इस वक्त डिजिटलाइजेशन का दौर है, एक नई मार्केट इमर्ज हो रही है, तो उसको सामने रखते हुए हमने एक और कंपनी सॉफ्टवेयर बाइट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी इंक्यूबेट की, ताकि वो सर्विस प्रोवाइड करे उन बिज़नेस एंटिटीज़ को जो इसमें इंक्यूबेट कर रही हैं, उनको फैसिलिटेट करे कि हाउ दे कैन एक्सेस
टू द इंटरनेशनल एंड लोकल मार्केट्स। तो ये एक मल्टी पर्पसिव आप समझ लें कि बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है कि जो सिर्फ इंक्यूबेट नहीं कर रहा बल्कि सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है उन कंपनीज़ को कि जो अभी स्टार्टअप फेज़ में है। और 2 से 3 साल तक हम इंक्यूबेट करते हैं उसको, कंपनी को। उसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट करती हैं, ट्रायल करती हैं कंपनीज़, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। जब वो एस्टेब्लिश होती हैं दैन दे कैन ओपन देयर ओन ऑफिसेज इन द कमर्शियल मार्केट और इन द कमर्शियल हाउस। इस वक्त तक इस इलाके में आपके इंस्टीट्यूट 11 में से जो कामयाब मिसाल है जिन्होंने बिल्कुल स्टार्टअप के बाद एक किसी हद तक फिजिकल नज़र आना शुरू हो गया चीज़ें, वो कितने लोग हैं अभी तक आप इस वक्त सबसे बड़ी एग्जांपल है ना जी, वो यूनिफ्रेश ब्रांड का नाम आपने भी सुना होगा कि बड़ा एक मैंगो का जो यूनी के नाम से, यूनिफ्रेश के नाम से पॉपुलर हुआ है। तो ये एक कंपनी ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज, ये इस वक्त टॉप लीडिंग इंक्यूबेटिंग कंपनी है जो कि लीड कर रही है और ये एक एग्जांपल भी है बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक हनी की कंपनी है जो यूनी हनी बना रही है। तो उसको हम हाइव्स प्रोडक्शन से लेकर और फाइनल प्रोडक्ट की प्रिजर्वेशन और पैकिंग तक हमने उसको टेक्निकली एडवाइस दी है और वो उसमें सक्सेसफुली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये 2 कंपनी तो बड़ी लीडिंग कंपनी है जो इस वक्त एक एग्जांपल के तौर पे ली जा सकती हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी कंपनीज़ हैं वो ज़ाहिर अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं, वो ट्रायल बेसिस पे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। हमारी एडवाइस उनके साथ रहती है और वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला कुछ और कंपनीज़ भी इमर्ज हों इंशाल्लाह। शहजाद साहब, ये सब आप जब फील्ड में तो जैसे मैंने आपको पहला सवाल किया था प्रोग्राम के शुरू में कि जब आप फील्ड में ग्रोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फार्मर के साथ, वो उनमें कितना थ्रस्ट है कि उनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके आएँ, इसको संभालें और इसे और हाइट्स पे ले जाएं। ख्वाहिश है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली आपको लगता है कि फील्ड में अब उनकी जो नई जनरेशन है वो उनके अपने वालिदैन के और उसको ख्वाब को पूरा करने के लिए या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जॉब से ज़्यादा खुद अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कोशिश कर रही है? जी डेफिनेटली। मैं देखें, हमारे पास जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है वो बहुत कम है। यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन के जो तकाज़े हैं और जो जैसे ये मंसूआ की बात कर रहे हैं हम, मंसूआ में जैसे इंक्यूबेशन सेंटर है, ये इनका आइडियली बहुत अच्छा एक आइडिया है और इन्हीं के लोग जो हैं मार्केट में जाके फिर अपने बिजनेस भी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जितना हमारा नौजवान एजुकेट हो के या ग्रेजुएशन के बाद मार्केट में आ रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा नहीं है और हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी इतना बड़ा नहीं है कि सारे लोगों को जॉब्स दे सके। बिल्कुल सही। हमारे जितने नौजवान यहाँ से यूनिवर्सिटी से फारुगुल तहसील हो रहे हैं, अगर जाके वो 50% भी काम करना शुरू कर दें तो, और जो एक ट्रेंड बनता जा रहा है। सही। देखें, बारिश का पहला खतरा किसी न किसी, उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है उनके 80% लोग काम करना, अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। जी, इनके ठीक है, इन्होंने कुछ सर्वे जो किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे जितने फारुगुल तहसील हो रहे हैं लोग, उनमें से जितने लोग भी अगर करते हैं, जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ, तो वो एक रहनुमा के तौर पे सामने आते हैं। लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं और इर्द गिर्द के जो नौजवान, ये तो मैं ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ ना, जिनमें इर्द गिर्द के जो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो कि हमारा ट्रेंड बनता जा रहा था कि जो पढ़ेगा वो नौकरी ही करेगा, वो बिजनेस नहीं करेगा, वो अब फार्मिंग में भी लोग आ रहे हैं, फार्मिंग को नए ट्रेंड दे रहे हैं। फार्मिंग के नए ट्रेंड से अब वालिद की जगह पे जब नौजवान लड़का आता है तो वो सिर्फ फार्मिंग नहीं करता, वो बेहतर मार्केटिंग भी करता है, वो प्रोसेसिंग में भी जाता है, वो जितने वैल्यू एडिशन की चेन्स हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अगर जितना बड़ा ज़मींदार है, जितना बड़ा लैंडलॉर्ड है या जितना बड़ा उसका बिजनेस है, वो सिर्फ फिर लोकल मार्केट को कैप्चर नहीं करता, उसका आइडिया फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है, इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, चाहे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की फॉर्म में जाए, चाहे वो मैंगो या सिट्रस के फॉर्म में जाए। सो ये जो नए ट्रेंड हैं, इनसे हमारी नौजवान नस्ल ना सिर्फ बेहतर तरीके से काम कर रही है, बल्कि अगर फ़ॉरेन में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी मुल्क की अर्निंग भी हो रही है। आपके यहाँ अर्निंग हो रही है, लेकिन एक जनरल तासुर वो ये लिया जाता है कि फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम नहीं है। आप सिर्फ सस्टेन कर रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली
ग्रोथ नहीं है जैसे किसी और उसमें होता है। ये एक तो ये जो सवाल है मेरा डॉक्टर साहब आपसे है, क्योंकि आपकी एग्री इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग का इशू है। तासुर आम फार्मर ग्रोवर के बारे में ये होता है कि वो उतना तेज़ी से मल्टीप्लाई बिजनेस नहीं कर रहा होता जितनी तेज़ी से दूसरे बिजनेसेस या काम कर रहे होते हैं। ये कैसे जंप करें तो जनरेशन का इंटरेस्ट डेवलप होगा? अगर एक फार्मर की जगह पर उसके बेटे ने ही पढ़े लिखे फार्मर ने लेनी है तो वो कहेगा मैं तो पढ़ के टाइम ज़ाया किया, मैं तो खुद ही को कर लेता, फिर आप इसको क्या करेंगे? मतलब ये भी तो हो सकता है ना। जी बिल्कुल सही बात आपने की। देखें, बिज़नेस तो विदाउट मोटिवेशन तो है ही नहीं। इसमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो कमाना नहीं रखेंगे तो हाँ, कैसे रखेंगे? तो पैसा नहीं है तो फिर वो बिज़नेस में क्यों जाएगा? देखें, हम बेसिकली इसको बिज़नेस में ही एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे साहब ने बात की कि जी आप चीज़ों को थैलों में और ट्रेडिशनल पैकेजिंग में भेजते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो तो उसमें तो कोई बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस वैल्यू एडिशन में है कि आपने वैल्यू ऐड करनी है किसी प्रोडक्ट में। जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी। मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त हमने मैंगो फेस्टिवल किया इस्लामाबाद में, सेंटोरस मॉल में। तो वहाँ पर हमारा जो 5 kg का डिब्बा था, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में 5 kg प्रीमियम क्वालिटी मैंगो हमने जो सेल किया यूनिफ्रेश के नाम से, वो 1200 से लेके 1400 रुपये पर kg सेल हुआ। पर केजी पर पैक, सॉरी, पर पैक जो है वो सेल हुआ। तो अब आप देखें कि आम ट्रेडिशनल मार्केट में आपको 100 रुपये, 150 रुपये, ये 125 रुपये मैंगो मिल रहा है, तो उसमें तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप इस साइड पर जाएं तो आप देखें कि तकरीबन 250 रुपये, 300 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन के कस्टमर्स है मार्केट में, हाई एंड मार्केट में जा रहे हैं तो उसमें फ़ायदा है। ये मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट मार्केट में चले जाएं आप, तो वहाँ पर आपका मैंगो को जो इंटरनेशनल प्राइस मिलनी चाहिए, मतलब इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का मैंगो जिसकी कोई टेस्ट में और उसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, वो $20 पर kg जो है मार्केट में बिकता है, और हमारा 10-12 डॉलर के अगेंस्ट। वो क्यों? हम उसमें प्रॉपरली वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, उसको हम प्रीमियम क्वालिटी नहीं बना रहे। तो पैसा है, लेकिन शर्त ये है कि आप उसके अंदर एक क्वालिटी लेकर आएँ, आप उसको स्टैंडर्डाइजेशन पर लेकर आएँ, आप उसको कोई ब्रांडिंग करें, तो फिर आप इसमें डेफिनेटली पैसा है। और फ्रेश, क्योंकि ये फूड आइटम है, तो फूड आइटम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिनस हैं। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये काम करती हैं, जूसेस बनाती हैं। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा मुश्किल है कि जूस कंपनी इस्टेब्लिश करना, लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल है कि वो एग्जिस्टिंग जो प्रोड्यूस ले रहा है उसमें वैल्यू एडिशन करे, उसको बेहतर करे। जब वो बेहतर करेगा तो डेफिनेटली उसको अच्छी प्राइस मिलेगी और इसमें टर्नओवर ज़्यादा होगा। अच्छा, मेरा सवाल अपनी जगह पर है कि जंप्स इस बिज़नेस में वो कौन से टूल्स हैं, अगर वो करेंगे तो इसका जंप भी कर सकते हैं? हमारा जो अगर आपके 100 ग्रेजुएट्स निकलते हैं तो उनमें से कम 15 लोग जंप कर सकते हैं, तो उसके बाद रोल मॉडल बन जाएंगे, वो उन्होंने ऐसा काम किया। हमारे यहाँ बिज़नेस में, एग्री बिज़नेस में, खासतौर पर ग्रोअर की सतह पे उसके प्रोड्यूस में जंप्स नहीं है। कभी अच्छा रेट लग गया तो लग गया किसी हालात की वजह से, अदरवाइज़ एक सस्टेन आप जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है या फूड इंडस्ट्री है, उसमें जो आ रही हैं चीज़ें वो तो मतलब उनकी डेवलप हो रही हैं बिज़नेस की और कमा भी रहे हैं। बिल्कुल 3 से 5 सालों में वो कहीं एक्सपैंड कर जाते हैं। ये एक्सपैंड उतने तेज़ी से नहीं हो सकता जितनी तेज़ी में होता है। कैसे हो सकता है? उसमें देखें, मार्केट डायनामिक्स को समझना बड़ा ज़रूरी है। एक अच्छा बिजनेसमैन जब तक मार्केट डायनामिक्स को नहीं समझेगा तो वो बिज़नेस में जंप नहीं ले सकता। अगर आप एक चीज़ पूरी मार्केट के लिए बनाएंगे तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं, हाई इनकम ग्रुप हैं, मिडिल इनकम ग्रुप हैं, लो इनकम ग्रुप हैं, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स हैं। तो जब तक आपके पास मार्केट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप मार्केट के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो मार्केट को समझते हुए अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको जंप्स भी मिलेंगे और आप रेप्लिकेट करेंगे अपने बिज़नेस को, उसको फोकस करेंगे। जैसे मैं आपको सिंपल, हमारा ज़्यादातर मैंगो जाता है यूएई में, वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन यूके की हाई एंड मार्केट, यूएसए की हाई एंड मार्केट, ऑस्ट्रेलिया की हाई एंड मार्केट या यूरोप के बाकी कंट्रीज़, वहाँ हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत कम उसको टच करते हैं उस मार्केट्स को। तो इस किस्म की मार्केट्स को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली उनका अगर एक्सप्लोर कर भी लें तो फिर आपको उसकी डिमांड के मुताबिक चीज़ें भेजनी पड़ेंगी ना। उसमें उस तरह का आम पसंद नहीं किया जाता उस मार्केट में जिस तरह का आम सब कॉन्टिनेंट में पसंद किया जाता है। बहुत ज़्यादा मीठा हो और चीज़ें हो, और वहाँ
थोड़े से कम उस पर जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है आपको फिर उसके लिए ही, मार्केट के लिए आपको वैसी प्रोडक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। ऐसे लगता है कि शहजाद साहब जैसे हम आमी की बात करें कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखते हैं, अगर आपने कमाना है तो प्रोडक्ट भी तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक आपको वहाँ भेजना पड़ेगा। ये अडॉप्टेबिलिटी हमारा ग्रोअर, हमारा यंग एंटरप्रेन्योर इन एग्रीकल्चर उसके लिए तैयार है, वो कर रहा है। कामयाब मिसालें कौन सी हैं इस इलाके में? जी देखें, इसको कहते हैं हम डिमांड डेवलप्ड मार्केटिंग। जो डिमांड है उसके मुताबिक अपनी मार्केट को डेवलप करें। ट्रेसिबिलिटी, हाई एंड मार्केट, उसके बाद वैल्यू एडिशन, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके बाद एक ज़िम्मेदार ये काम करके अपनी इनकम को बेहतर बना सकता है। जैसे इन्होंने यूनिफ्रेश फार्म की बात की, उसमें भी इन्होंने छोटे छोटे ग्रोअर्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड किया, उन्हीं की मार्केट, उन्हीं का प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट एक ऐसी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, वहाँ अब लोगों को ये पता है जिसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी थी। पेइंग कैपेसिटी अच्छी थी, लेकिन जो चीज़ इन्होंने वहाँ सप्लाई की वो भी बहुत अच्छी थी। यानी एक अच्छा प्रोडक्ट वहाँ दिया तो फिर इनको अच्छी प्राइस मिली। इसी तरह से जब इंटरनेशनल मार्केट में हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो अच्छी प्राइस ही हमें मिलेगी, लेकिन उसके साथ हमें मार्केटिंग की डेवलप करनी पड़ती है। ये नहीं हो सकता कि हम अपना मैंगो वहाँ ले जाएं और वहाँ सेल करना। डेफिनेटली जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जब ब्रांड डेवलपमेंट होती है तो वो बाकायदा से कैंपेन लॉन्च होती है। जब कैंपेन लॉन्च होगी तो जब अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि ब्रांड और फिर मार्केटिंग और ये इन चीज़ों पे जितना फोकस करने की ज़रूरत है और जिस तरह फोकस होना चाहिए उसकी बात करें, लेकिन इस पे बात जारी रखते हैं। सबसे अहम पॉइंट है ये, लेकिन हमें छोटा सा एक नाज़रीन लेना है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं एग्री बिज़नेस में, इस बिज़नेस की जो नौजवानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो, ज़ाहिर प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उसके क्या टूल्स हो सकते हैं आज के दौर में। ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी शहजाद साहब, आप बात कर रहे थे कि ब्रांड डेवलपमेंट और उसकी मार्केटिंग और ख़ास तौर पर नए मार्केटिंग टूल्स उसको अडॉप्ट नौजवान करें तो कर सकते हैं। करिएगा जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, सारी दुनिया ने जहाँ भी कहीं डेवलपमेंट हुई है तो ब्रांड डेवलपमेंट से हुई है। अब जो नौजवान नस्ल है वो इस इम्पोर्टेंस को समझती है कि ब्रांड डेवलप होंगे तो फिर ही उनकी मार्केटिंग बेहतर होगी और उनका प्रॉफिट भी बेहतर होगा। जब ब्रांड डेवलप हो जाते हैं तो उनकी डिमांड जनरल पब्लिक में ज़्यादा हो जाती है। नौजवान इसी आइडिया के साथ जब अपने बिजनेस में एंटर होते हैं, जब अपनी फार्मिंग में एंटर होते हैं, तो हमने रिसेंट जो हमारा मैंगो शो हुआ है मुल्तान में, उसमें हमने देखा है कि अक्सर नौजवान लड़के जो ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर हर बंदे ने अपना अपना ब्रांड बनाया हुआ है और अपने ब्रांड के साथ ही वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जब मार्केटिंग में इस अच्छा ब्रांड एक इंट्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो उसकी एक वैल्यू बन जाती है। उसके बाद परचेज़र जो होता है वो ब्रांड के नाम से परचेज़ करता है, तो उसके फिर एक्स्ट्रा पैसे भी उसको मिलते हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस, जब बायर का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो उसको ये पता होता है कि ये ब्रांड जब मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इसका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको चीज़ मिल जाती है। तो ये वैल्यू एडिशन और ब्रांड डेवलपमेंट हम जब तक जितना अच्छी डेवलप कर लेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फार्मिंग कम्युनिटी में उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तो आपने बड़ी अहम बात की वैल्यू एडिशन की। सर, आप क्योंकि काम करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, नौजवानों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ब्रांड डेवलपमेंट के हवाले से और फिर वैल्यू एडिशन, क्या पोटेंशियल है हमारे यहाँ मुख्तलिफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इस एरिए की कि अगर वो वैल्यू एडिशन करें तो प्रॉफिटेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जी कैसे इंश्योर हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इंटरेस्ट पैदा हो नौजवानों का, वो हो सकता है? देखिए जी, फ्रूट्स के हवाले से अगर देखें तो मैंगो में ड्राई मैंगो का बहुत पोटेंशियल है कि मैंगो को ड्राई स्लाइसिस में अगर पैक करके बेचा ड्राई जाए, मैंगो का है, मैंगो में अगर हम आते हैं, हाँ, और मैंगो में इस तरह फ्रोज़न वेजिटेबल का है कि वेजिटेबल को आप काट के पैक कर दें और फ्रोज़न रेडी टू कुक, जिस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। आजकल आपको पता है कि बड़ी अर्बनाइजेशन, बड़ी बिज़ी लाइफ है, तो फ़ीमेल भी ये ख्वाहिश करती हैं कि सब्ज़ियाँ तैयार हों और बस हम उसे हांडी में रखें होते हैं। तो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट चलते हैं, फ्रोज़न वेजिटेबल्स मिलती हैं, उसको आप यूज़ करें इसी तरह।
तो इस तरह ये फ्रोज़न वेजिटेबल में भी आया जा सकता है। इसी तरह जो हमारी दूसरी ग्रेन्स हैं, जैसे चिक पीस हैं, मसूर है, मूंग है, इस तरह के जितने भी ग्रेन्स हैं, दालें हैं, तो उनको भी साफ़ सुथरा करके अच्छी पैकिंग में 1 kg की, हाफ़ kg की जो रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है दाल को साफ़ करना अगेन इज़ अ बिग टास्क, तो वो भी आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं हाउस होल्ड कंज्यूमर को कि जी ये रेडी टू कुक है। तो इस किस्म की वैल्यू एडिशन बड़ी सिंपल सी वैल्यू एडिशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी आपको साइंस नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कोई मशीनरी नहीं चाहिए। तो लेकिन जैसे मैंगो की डिहाइड्रेशन है या उसकी ड्राई मैंगो बनाना है, वो अलबत्ता थोड़ा टेक्निकल है, या फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करना है, उसके लिए भी हमने अपनी यूनी में एक डिहाइड्रेटेड प्लांट जो है वो डेवलप किया है। हॉट वेदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, वो है ड्राई करने का, ड्राई हॉट ट्रीटमेंट है, वो एक्सपोर्ट के लिए, वो पैथोजेंस को किल करने के लिए होता है, ये उसको ड्राई करता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो हमने डेवलप किया है, और वहाँ अब इंशाल्लाह कमिंग सीज़न में हम वो सर्विसेज भी देंगे फार्मर्स को कि वो अपनी प्रोडक्ट लेकर आएँ और ड्राई करें, हम पैक भी करके देंगे, और वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में। उसके ज़रिए भी लोग अपनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, अगर फार्मर्स इस साइड पर आएगा तो देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल्स इन डिफरेंट क्रॉप्स। अच्छा बेहतर आपने बात की आम की, तो आम में आपने कहा कि ड्राई मैंगो लोग आ रहे हैं इस सीज़न में, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, कितने के लोग आ रहे हैं रोज़ाना? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में 400 kg को कहा गया कि कोई एक फार्मर आए और 400 kg आपसे ड्राई करवा ले और इसको एक्सपेरिमेंट करे। तो इसमें कोई इंटरेस्ट लिया कुछ मैंगो ग्रोअर्स ने या नहीं? अभी इंटरेस्ट कम है उस पर? हाँ जी, अभी थोड़ा कम है, क्योंकि अभी एज सच मार्केट नहीं हुआ। आप देखें कि वैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें, चाइना में ज़्यादातर होता ही ड्राई मैंगो यूज़ है, तो चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है आपके सामने, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। सी पैक बनने के बाद तो एक बहुत बड़ी मार्केट ओपन हो जाएगी। लोकली क्योंकि हमारे पास मैंगो है ही इतना ज़्यादा अवेलेबल कि लोग कहते हैं फ्रेश खा लें, ड्राई करने की क्या ज़रूरत है। ड्राई कैंडी के तौर पर बच्चों के लिए ऑफ सीज़न में यूज़ हो सकता है। तो हम ज़ाहिर है जब इसे मार्केट करेंगे प्रॉपरली, इसकी प्रमोशन करेंगे, वो साहब भी कहते हैं ब्रांडिंग करेंगे प्रॉपरली, तो डेफिनेटली इसकी एक मार्केट डेवलप होगी, एंड वी कैन टेक इट टू दी लोकल मार्केट, हाई एंड मार्केट, एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट इन द कमिंग फ्यूचर। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं शायद साहब, एक दोस्त बता रहे थे कि आप किस अंदाज में अगर ड्राई मैंगो को अभी ऑफ सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। आप जूस इंडस्ट्री में भी उन्होंने कहा जी कि आप यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट्स आपको रखना होता है, आपको बिल्कुल ऑफ सीज़न में भी, बिल्कुल दिसंबर में भी आपको जुलाई के आम का मज़ा आएगा अगर आप इसको उसको यूज़ करते हैं। कैंडीज़ की हिसाब आ रहा है कि ऑर्गेनिक आप उसमें जा रहे हैं, तो आपको अगर ये कर सकते हैं तो लोग इस तरफ भी जा सकते हैं। तो आप समझते हैं कि हमारा जो इस तरफ अडॉप्टेबिलिटी है हमारे ग्रोअर की, आपका जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसका फीडबैक क्या है अडॉप्टेबिलिटी के हवाले से? जी रज़वानी साहब, देखें वैल्यू एडिशन के लिए डिफरेंट एफर्ट्स जो है ना मुख्तलिफ औकात प्रीवियसली होती रही हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आम के बाग के बाहर स्लाइसेस रखे होते हैं ड्राई करने के लिए। अब चूँकि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, इसमें हमारे पास तीन किस्म की टेक्निक्स हैं। एक सन ड्राइंग है, एक टनल ड्राइंग है, एक हॉट वाटर ड्राइंग है। सो ये तीनों टेक्निक्स के साथ हम अपनी जो प्रिजर्वेशन है हम अपने प्रोडक्ट की, चाहे वो आम है या कोई भी उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनके लिए फिर ख़ास तौर पे पैकेजिंग जो उस प्रोडक्ट को लंबे अरसे तक महफूज रख सके, उसका कलर चेंज ना हो, उसका टेस्ट चेंज ना हो। सो ये चीज़ें हमारे मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी हैं और उनकी अफादियत भी लोगों को पता है, और कुछ प्लांट ऐसे लग भी गए हैं जो ड्राई मैंगो मार्केट में ला रहे हैं। सो वक्त के साथ साथ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, और जैसे जैसे हमारी एंड डेस्टिनेशन उसको अडॉप्टेबिलिटी उसकी बेहतर होती जाएगी, तो ये चीज़ें साथ साथ इम्प्रूव भी होती जाएंगी। हमारे खानेवाल में एक बहुत अच्छा प्लांट है, फिर ये कादरपुर रावा में एक बड़ा अच्छा प्लांट लग रहा है जिसमें ड्राई मैंगो का एक अच्छा खासा बड़ा यूनिट उन्होंने रखा हुआ है, और उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, और शायद एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है ड्राई मैंगो, आप कह रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं दोस्त कि ये जो वैल्यू एडिशन है इस इलाके में, यहाँ अनार अब काफ़ी बड़ी उसमें होने लगा, उसकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है साउथ पंजाब में ख़ास तौर पे, इसी के से और भी हैं।
लेकिन जो लोग हैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इस ड्राइव को हम साइड पर रख देते हैं। जैसे सर आपका मैंगो के हवाले से हॉट वेदर ट्रीटमेंट है, एक्सपोर्ट के हवाले से जो मुल्तान साउथ पंजाब में जो 4-5 प्लांट लगे उनमें से शायद एक भी मुकम्मल तौर पे वर्किंग में नहीं है। आपके इल्म में यकीनन होगा, और लोगों ने उसको या छोड़ दिया है या फोकस नहीं रहा, या एक भी प्लांट काम, वो फिर लाहौर से कराची से ही जाकर आप उसके सर्टिफिकेट तो मिल रहे हैं यहाँ से, लेकिन अमलन आप एक्सपोर्टेबल उसको बनाने के लिए जैसे एक सर्टिफिकेट चाहिए और उसके मुताबिक कर देते हैं। तो ये भी तो प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को लेके नहीं चल सकते। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो कम से कम उसको भी आप कर सकते हैं। कोई एक्सपेंस ज़्यादा आता है इस ट्रीटमेंट पे और वो आपके बजट को डिस्टर्ब करता है, आपका जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देता है। मैंगो ग्रोवर की खास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं? इस तरह की चीज़ें फिर बिज़नेस को किस अंदाज में पीछे ले जाती हैं बजाय आगे जाने के? जिसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कुछ मार्केट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे यूएसए है या मलेशिया है, हाई एंड जिसकी हाई एंड मार्केट है, इवन ईरान भी हॉट वाटर डिमांड करता है मुख्तलिफ उसमें। उसके लिए सर्टिफाइड होना बड़ा ज़रूरी है कि वो प्लांट सर्टिफाइड हो। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो मुल्तान के प्लांट हैं वो अभी सर्टिफाइड नहीं हो सके ड्यू टू सर्टन रीजंस के वो प्रॉपरली उसको अपग्रेड नहीं कर सके उस लेवल पे। तो इसलिए फिर वो कराची का रुख करते हैं और कराची से ही वो सर्टिफाइड करवाते हैं, जो कि एक्सपेंसिव पड़ता है कि आप एक प्रोडक्ट को वहाँ लेके आम ग्रोअर्स की एक्सेस में नहीं है। बड़े ग्रोअर्स तो ज़ाहिर है अपने लिंकेजेस को यूज़ करते हुए सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो एक आम ग्रोअर है उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो डेफिनेटली जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी और ये सारा प्रोसेस उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो हाई एंड मार्केट्स को टच नहीं कर सकेगा। मेरा ख्याल है कि अगर लोकल लेवल पर, यानी कि मैंगो का हब तो मुल्तान है या ये साउदर्न पंजाब है सारा, तो यहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ को प्रमोट किया जाए, डेवलप किया जाए और सर्टिफाइड किया जाए। मतलब इसमें गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि इसको पोटेंशियल है जी, लेकिन कुछ मसाइल चल रहे हैं लगता है ऐसे कि अडॉप्टेबिलिटी उतनी तेज़ी से अगर थी, मौके मिले भी से तो शायद नहीं कर पाए कुछ हमारे दोस्त यहाँ के। लेकिन सर अगर हम देखें, अब जब यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उसको काम करने के लिए पैसा चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब जवां प्रोग्राम है, उसमें क्या हमारे जो यंग ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर के, वो उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? आप बड़ा सिंपल प्रोग्राम है जी। उसमें हमें सिर्फ अप्लाई करना होता है बैंक में, और बैंक जो है सॉफ्ट लोन देता है विदाउट एनी गारंटी। उसमें सिर्फ जो नौजवान लोग हैं उनके लिए बड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको कर्जा दिया जाता है। 1 मिलियन से लेके अप टू 3-4 मिलियन तक भी वो उसको लोन देते हैं, फिजिबिलिटी को देखते हुए। उसमें सिर्फ नौजवान ने अपना जो प्रोग्राम है, प्लान है, वो फिजिबली उसको प्रेजेंट करना है बैंक को, और बैंक को जस्टिफाई करना है कि वो जो बिज़नेस करने जा रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। उसके बाद उसको लोन मिल जाता है, और इसी लोन से लोग जो है आगे बिज़नेस में मज़ीद मूव कर सकते हैं। मतलब स्टार्टअप के लिए उसको ये चीज़ें हैं, आगे तो उसने खुद करना है। आगे उसने खुद करना है, और फिर ये है कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न की कोई बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं है, हाँ जी, रिलैक्स्ड है। और ये जो है ISO सर्टिफिकेशन की बात हो रही है। देखें, ISO सर्टिफिकेशन के एक मैकेनिज़्म है जिसमें ISO सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मूव करने होते हैं, फिर विजिट्स होती हैं। ये सारे काम जब नौजवान नस्ल इस बिज़नेस में आ गई है तो उसने ये सारे काम टेकअप करने शुरू कर दिए हैं, और मैं फ्यूचर में ये उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं लोगों के ज़रिए ही ये जितने हमारे मैकेनिज़्म हैं, जो इंटरनेशनल मैकेनिज़्म हैं, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं हर्डल बन जाते हैं, ये नौजवान ही इसको ख़त्म करेंगे, और उन्हीं के ज़रिए से हम जो है ना इस बिज़नेस को लेके आगे चलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसे जनरेट हो सकते हैं, कैसे इनिशिएट किए जा सकते हैं? लास्ट मुख्तसर से फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इनिशिएट स्टार्टअप के लिए और यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। देखिए, इसमें डेफिनेटली कुछ तो रोल यूनिवर्सिटीज़ का भी है, इदारों का भी है, और कुछ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी रोल है, जैसे बैंकिंग है। अगर वो अपने लोन्स को फ्लेक्सिबल करें, अब कामयाब प्रोग्राम
नौजवान प्रोग्राम के अंडर तो ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन बैंक खुद से भी इनिशिएटिव लें। अगर वो चाहते हैं कि यहाँ बिज़नेस वाकई ही प्रमोट हो और एग्रो बेस्ड बिज़नेस डेवलप हो, तो उनको चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल लोन्स एक्सटेंड करें, बजाय इसके कि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत। मतलब अभी जो हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि आम आदमी जो ज़राअत से वाबस्ता है वो ये लोन पता नहीं ले सकता है या नहीं ले सकता, या बैंक उनको इनकरेज नहीं कर रहे, उसका मार्केट नहीं कर रहे कि जी वो भी कर सकते हैं। वो अर्बनाइज जो बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा आप समझते हैं कि वो उसमें मार्केटिंग करें, मतलब बैंक खुद से इनिशिएटिव लें, उसको खुद प्रमोट करें। तो आई थिंक कि लोग तो ज़ाहिर है अपॉर्चुनिटीज़ अब इसी में तलाश करते हैं कि कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो देखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशर मेहदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शहजाद साबिर साहब, आपने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, अहम बात यह है कि जो एग्रीकल्चर में नौजवानों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हैं उनमें से एक वज़ीर आज़म का कामयाब जवाब प्रोग्राम भी है। अगर आपने कोई इनिशिएट करना है बिज़नेस तो ज़रूर उस प्रोग्राम में भी जाकर आप एक स्टार्ट कर सकते हैं अपने एक आइडिया के साथ जाके। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़वानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।